पंच परमेष्ठ का स्मरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आयरियाणु, नमो वज्झायाणु, नमो लोहे सवसाहुणम्, नमो अरिहन्ताणुम्, नमो सिद्धाणुम्, नमो आयरियाणुम्, नमो वज्झायाणुम्, नमो लोहे सवसाहुणम्, नमो अरुहन्ताणुम्, नमो सिद्धाणुम्, नमो आयरियाणुम्, नमो वज्झायाणुम्, नमो लोहे सवसाहुणम्। बोलिए वीतरागी श्री राम भगवान की, वीतरागी श्री हनुमान भगवान की, बांसा के मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की। और यहाँ पर आदिनाथ भगवान है ना, यहाँ के आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री बोलिए परम पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज की। मैं पत्थरों को सहकर भी हमेशा लगाव देता रहा, मैं पत्थरों को सहकर भी हमेशा लगाव देता रहा, जितना बड़ा बना उससे ज़्यादा झुकाव देता रहा। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया बेटा वृक्ष की तरह बनना, फिर क्या जमाना घाव देता रहा और मैं छाँव देता रहा, जमाना घाव देता रहा और मैं छाँव देता रहा। आज पूरा संसार एक ही दौड़ में लगा है कि हम सबका कल्याण हो। सब चाहते हैं कल्याण करना, बोलो सब चाहते हो? नहीं चाहते? हाँ तो बोलो। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सब कल्याण चाहते हो तो उस कल्याण के मार्ग को आपके बीच में रख रहा हूँ कि क्या वो कल्याण का मार्ग है, कैसे आप अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा बना सकते हो। तो कल्याण के मार्ग को, कल भी कुछ बच्चे आए थे तो उसकी भी शुरुआत हमने की थी। तो कल्याण कैसे होगा? अगर कल्याण चाहते हो तो बोना है तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। बोना है तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। और भजन हो तो अच्छाई का भजन हो, तभी कल्याण होगा। निश्चित रूप से अगर आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, तो अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, और कल्याण तभी होगा जब हम अच्छाई के बीज बोएंगे। जो बोता है वही मिलता है, शाश्वत सत्य है। तो आपने कितना अच्छा बीज बोया, आपने क्या बीज वपन किया, उससे ही पूरे जीवन का आधार है। जो बोया है निश्चित रूप से वही आपको मिलता चला जाएगा। और जो अच्छा करता है उसके निश्चित रूप से मानना, उसके रहने पर भी और उसके चले जाने पर भी उसकी उस अच्छाई को याद किया जाता है। उसके रहने पर भी और उसके चले जाने के बाद भी उसकी इस अच्छाई को याद किया जाता है। अगर आपके जीवन में क्या अच्छाई है
जिसे आप बहुमान से सीना ठोक कर कह सको कि ये मेरे जीवन की बहुत अच्छी और बहुत अच्छाई है, जिसे मैंने बहुत अच्छा कार्य अपने जीवन में किया है। कोई ऐसी अच्छाई है आपके जीवन में कि नहीं है? बताओ तो, पूछ रहा हूँ मैं। अगर आप एक लिस्ट बनाओगे कि हाँ, ये अपनी एक तैयार करोगे कि मैंने मेरे जीवन में ये अच्छा कार्य किया, तो हो सकता है आप लिस्ट बनाओ और बनाते बनाते भी आपको ऐसा लगे कि शायद मैंने मेरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐसा अच्छा काम जिसको मैं सजाकर और सबके बीच में कह सकूं कि मैंने मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम किया। जब आप किसी का अच्छा करोगे तो ये निश्चित मान के चलना कि आपका अच्छा तो अपने आप होने लगेगा ही, निश्चित रूप से मान के चलना। अच्छा करने के लिए जब आप तैयार होंगे तो निश्चित है कि आपको परेशानी होगी, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, लेकिन अच्छा करने के बाद जो उसका बेनिफिट मिलेगा, जो उसके माध्यम से आपको रिटर्न मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये निश्चित आप मान के चलना। जिस प्रकार से आप सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में आप बढ़ रहे हो आगे, बहुत अच्छी बात है। और वैसे एकलव्य विश्वविद्यालय है ना, एकलव्य के नाम भी है ना, एकलव्य विश्वविद्यालय में अभी हमारे आकाश भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, जामवंत और चाणक्य की बात बोली। अभी ये बात तो उन्होंने सिर्फ खोल दी, लेकिन उसके तह तक जाना कि जामवंत कौन थे। अगर आप रामायण को उठाकर देखोगे तो जब हनुमान जी अपनी विद्याओं को भूल गए थे, तब जामवंत ने गुरु बनकर उनको मार्गदर्शन दिया था कि तुम्हारे अंदर तो वो ताकत है कि तुम बड़े भी हो सकते हो, छोटे भी हो सकते हो, वो जामवंत है। और वे चाणक्य की विवाद भी करी थी कि चाणक्य बनना होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि वो चंद्रगुप्त जब अपने राज्य पे अधिकार नहीं कर पा रहा था तो चाणक्य ने ही शिक्षा का बोध दिया था और आगे बढ़ाया था। तो ये जो एकलव्य विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, ये निश्चित है कि वो जामवंत और उनको चाणक्य बना होगा, तभी जो है ये हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। उनको जामवंत और चाणक्य की भूमिका में आना होगा, और वो तभी आ पाएगा जो अपने जीवन में वो अच्छाइयों को लेके आएगा। क्योंकि ध्यान रखना कि बारिश की अभाव में फसलें और संस्कार के अभाव में नस्लें खराब हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि वास्तविकता में हम अपने आने वाली इस पीढ़ी को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को कितने समय तक रखती है गर्भ में? 9 माह। लेकिन एक शिक्षक अपने पास एक बालक को कितने, बोले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15-17 साल तक एक शिक्षक के चरण छाँव में वो बालक पलता है, बड़ा होता है और आगे बढ़ता है। तो आप माँ से बढ़कर हैं, आप माँ से भी आगे हैं। एक भाई था, बड़ी अच्छी स्टाइल थी रहने की, बाल बड़े बड़े, चश्मे और जींस टी शर्ट, सब वेल मेंटेन रहने वाला भाई था वो। और योग संयोग की बात है कि एकलव्य विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में कहीं उनकी नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई तो उनके जो मित्र वर्ग थे उन्होंने बोला, भाई क्या बात है, आजकल तुम्हारे रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, बात के तरीके में सब कुछ अंतर पड़ गया, क्या कारण है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, और जवाब यही दिया उन्होंने, बोले भैया अब मैं गुरु बन चुका हूँ, अब मैं शिक्षक बन चुका हूँ। वो और अब एक माँ तो सिर्फ 1, 2 या 3 बच्चों को पेट में रखती है, लेकिन मेरे गर्भ में तो 1, 2 नहीं, 30, 35, 40 बच्चे मेरे गर्भ में रहते हैं जो मेरे माध्यम से सीखते हैं। तो अब मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी हर क्रिया मेरे बच्चों को आदर्श के रूप में वो मुझे देखते हैं। तो मैं जो करूँगा वो निश्चित वो सीखेंगे और उसके माध्यम से वो वैसे बनेंगे। तो मुझे बहुत देख के चलना पड़ता है, इसलिए मेरे रहने की स्टाइल भी बदल गई, मेरे बोलने की स्टाइल भी बदल गई, और मैंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। क्योंकि वो बच्चा जो है वो मेरे से और मेरे माध्यम से ही सब सीखेगा। तो आप ये मान के चलना, वो माँ ने तो सिर्फ 9 महीने गर्भ में रखा है, लेकिन आप तो उन बच्चों को कितने साल रखो। वो 1 या 2 बच्चे को अपने साथ रखेगी, लेकिन आप तो कितने सारे बच्चों को अपने साथ रख रहे हो और अपने साथ अपने संस्कारों से पल्लवित कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले बच्चों को अगर संस्कारित करना है, आपको स्वयं को पहले संस्कारित होना पड़ेगा। आपकी खुद की व्यवहार शिला पूज्य गुरुदेव, हमारे आपके गुरुदेव के लिए आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि आप सब आइडियल हैं, आप सब आदर्श हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सैकड़ों हजारों लोगों के आदर्श हैं।
आप सैकड़ों लोगों की कहानी बिगाड़ने वाले हैं और सैकड़ों लोगों की कहानी बनाने वाले हैं आप। पूज्य गुरुदेव का संस्मरण आपको सुनाता हूँ, शायद उससे आप कुछ सीख लें, कैसे आप आइडियल पर्सन है, कैसे आदर्श पर्सन है। जब पूज्य गुरुदेव राजस्थान से आ रहे थे बुंदेलखंड की ओर, तो बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे तो हमारे ही बुंदेलखंड के बड़े पंडित जी कहलाते जगमोहन लाल जी शास्त्री, जिन्हें बड़े पंडित जी कहते थे। जगमोहन लाल जी शास्त्री सुना कि एक नव युवा आचार्य बने हैं, बहुत सुंदर है और बहुत चर्या उनकी उत्कृष्ट है, और इस भाव से वो पहुँचे गुरुदेव के दर्शन करने। और जब वो उन्होंने 4-5 दिन देखकर, बहुत ध्यान से सुनना, जितने शिक्षक लोग यहाँ बैठे उन सबके लिए सुना रहा हूँ ये, कि वो जब गुरुदेव के चरणों में पहुँचे, 4-5 दिन रहने के बाद पूज्य गुरुदेव से जब जाते हैं तो जाते जाते गुरुदेव से वो बोले अच्छा जी मैं कुछ कह सकता हूँ। हालांकि एक बात ध्यान रखना, अच्छे की हिम्मत नहीं होती कि हमारे गुरुदेव के सामने कोई कुछ बोले। फिर भी वो बड़े पंडित जी थे जिन्हें धौला और जय धौला जैसी महान ग्रंथों की टीका में अपना पूरा योगदान दिया है। हिंदी उन्होंने करी है, प्राकृत से हिंदी, संस्कृत से हिंदी करी है। तो आचार्य ने बड़ी मुस्कुराते हुए बोलो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सुनो जितने शिक्षक लोग। उन्होंने ये बोले आचार्य श्री जी एक बात बताइए, आप दिखने में सुंदर, आपके पीछे पूरी दुनिया यूं ही भाग रही है, ये नवयुवा पीढ़ी आपके साथ लग गई है, अब कौन सी सिद्धि की आपको ज़रूरत है, अब क्या चाहिए आपको, आप क्यों परेशान हो? बोले क्यों, क्या बात है? बोले आप, मैं देख रहा हूँ 8 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप सुबह से जो है अपने आप को इस प्रकार से कर रखा है, 20-25 किलोमीटर चलते हैं, शाम को 30-35 किलोमीटर चलते हैं, ऐसे 50-55 किलोमीटर पर डे का आपका विहार हो जाता है। अभी के जैसे नहीं, उस समय 50-55 किलोमीटर गुरुदेव चलते थे। अब ये चल तो रहे हो और उसके बाद आते हो सीधे खड़े हो जाते हो सामायिक में, 2.5, 3, 4 घंटे सामायिक करते हो। ये क्या है? अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो, भी तो अपना आपका जीवन बहुत बड़ा है, कौन सी सिद्धि चाहिए आपको? अब सुनो जितने शिक्षक वर्ग यहाँ बैठे हैं, शिक्षक ही बैठे ना यहाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात बोली भैया बात ऐसी है कि मुझे कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं 2.5 घंटे सामायिक खड़े होकर कर रहा हूँ, 3 घंटे सामायिक खड़े होकर कर रहा हूँ, 4 घंटे सामायिक खड़े होकर कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है? बोले मैं अगर मान लो 3 घंटे खड़े होकर करूँगा तो मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, मेरी ओर सबकी निगाह है, तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा। तो सब लोग मुझे देख रहे हैं, और सब मुझे देख रहे हैं तो मुझे अपने हिसाब से नहीं, मुझे उनके हिसाब से चलना है। मैं 2.5 घंटे खड़े रहूँगा तो मेरे जो शिष्य लोग हैं जो मेरे साथ रह रहे हैं वो 1 घंटा बैठ के करेंगे, और मैं 1 घंटा बैठ के करूँगा तो फिर लेट के करेंगे। तो बोले मैं अपने लिए नहीं, मैं उनके लिए खड़े होकर 2.5, 3 घंटे की सामायिक कर रहा हूँ। तो कुछ आपको अपना जीवन अपने लिए नहीं जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। वो बच्चे आपके हैं ये मान के चलना, क्योंकि माता पिता ने आपको सौंप दिया है। जब आपको सौंप दिया है तो आपकी प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक प्रतिक्रिया में वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे वो सीखते हैं और वैसा वो करते हैं। तो आपको देखना चाहिए, अपने आप को पढ़ना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि मेरी कोई ऐसी क्रिया तो नहीं है जिस क्रिया के माध्यम से वो गलत सीख रहे हो और गलत राह पर। अगर आप तंबाकू खाते हैं, आप पाउच खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, आप अपना काम छोड़ के मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो विचार करना फिर वो क्या सीखेगा आपसे? आप इस समय पर जब विद्यालय कॉलेज में नहीं पहुँचेंगे तो वो क्या सीखेगा? आप खुद ही अनुशासित नहीं तो आप कैसे उसको बालक को अनुशासित कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। अच्छाइयों को ढूंढना है हमें, और अच्छाइयों को ढूंढना है तो अपने जीवन में अच्छाइयाँ लाना है। तो आप कम से कम अपने जीवन को उन बच्चों के अनुसार चलाएं जो बच्चे आपके बीच में आपके साथ हैं, आपके बीच रह रहे हैं, उन बच्चों के हिसाब से आपका जीवन हो जाए। एक प्रवचन तो मैंने बहुत अच्छा तैयार किया था बच्चों के हिसाब से, सोचा था वो आप लोगों को बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि वो बातें बता ही दूँ, सोची तो थी, चिंतन था, लेकिन बच्चे तो मुझे कम दिख रहे हैं और शिक्षक वर्ग ज़्यादा दिख रहे हैं। फिर भी आप लोग मेरी इस बात को बच्चों तक पहुंचाना। आज सबसे बड़ी बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा विकल्प ये होता है कि हम जो है ऐसा कैसा अपना क्षोभसम कर लें, ऐसा कैसा दिमाग कर लें, ऐसी कैसी अपनी कोर्स की तैयारी कर लें कि बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा याद कर लें, बहुत कम समय में और बहुत कुछ अच्छा याद कर लें, और इतना अच्छा याद कर लें कि वो आगे तक हमारे जीवन में याद रहे। तो कुछ टिप्स आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप चाहें तो ये अपने बच्चों तक पहुंचाना। जो मेरे अनुभव की है वो आपके बीच में रख रहा हूँ, हमेशा बच्चों के बीच में इन बातों को रखता हूँ मैं, ताकि ये जो चीज़ मेरे अनुभव की है वो आप लोग भी इसको करें। मैं करता स्वयं हूँ और इसीलिए वो आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसमें चाहिए मुझे,
वो चाहिए। एक तो 12 कलर के पेन, 12 कलर के पेन, जितने सब्जेक्ट हैं उतनी डायरियाँ। आप इसको बहुत अच्छे से चाहे तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से सुने इसको, जो आपको मेरा अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि 12 कलर का पेन, फिर जितने सब्जेक्ट हैं उतनी डायरियाँ, बड़ी डायरी, फिर कुछ जितने सब्जेक्ट हैं उतनी छोटी डायरी, और एक मोबाइल, और एक आप क्या बोलते हैं उसको, ईयरफोन। ये सब चीज़ें चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छी बात है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो लोग IAS, PSC, CA वाले, उन सबको मैं तरीका बताता हूँ और वो निकले हैं। कल एक बालिका आई थी, वो IAS एग्ज़ाम उसने इसी से क्लियर किएगी, जो मैंने आपको, मतलब ये जो अभी आपको बता रहा हूँ तरीके। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, 12 कलर के पेन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट पर तैयारी कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन से, तो उस एक क्वेश्चन को आपको अगर एक पेपर पढ़ोगे आप तो इतना आकर्षण नहीं होगा, और वही पेपर की जगह अगर रंगीन में आपने उस क्वेश्चन को 5 भागों में बंट गया और 5 कलरों में लिख लिया तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे नोट्स हैं, जितने आप मेरे नोट्स देखेंगे ऐसे मिलेंगे आपको। देख रहे हैं आप, पूरे कलरफुल नोट्स मिलेंगे आपको। ये कलरफुल नोट्स ऐसे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार के मेरे पूरे नोट्स बनते हैं। तो मेरा ये एक भाव है कि आप अपने नोट्स बनाएं, कलरफुल बनाएं। वो कलरफुल पूरा यहाँ ये कलरफुल बनाने में आगे तक का पूरा बता रहा हूँ क्या इसके पीछे थ्योरी है। कलरफुल आप पूरे नोट्स बनाएं, और कलरफुल नोट्स बनाने के बाद फिर क्या, 5 मान लीजिए 5 उसमें अलग अलग विषय पर अलग अलग पॉइंट्स आपने तैयार किए, 5 आपने तैयार कर लिए। ऐसे आपने 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस की आपकी एक डायरी तैयार हो गई। अब सबसे बड़ी दिक्कत जाती है आपको, एक बहुत बड़ी, आपका कॉन्फिडेंस कब डाउन हो जाता है कि एक सब्जेक्ट याद किया और हमें दूसरा सब्जेक्ट याद करना है, हमें दूसरा सब्जेक्ट याद करना है। अब जब दूसरा सब्जेक्ट याद करना है तो जो पहला सब्जेक्ट था वो हमें ऐसा लगता है हम भूल गए, तो हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है क्या करें फिर हम, तो अब क्या करें, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा। आपने जो आपकी बड़ी डायरी में एक पूरे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस की वो डायरी बनाई है, 5 कलरों में उसको पूरा लिखा है। अब हर क्वेश्चंस के बाद आप एक ड्रॉ तैयार करें, बैल, गाय, बकरी, हाथी, जो या वैन, झोपड़ी, और फिर उसमें मान लीजिए गाय बनाई है आपने उस क्वेश्चन के बाद, तो जिस क्वेश्चन में जिस कलर से 5 पॉइंट तैयार किए थे उसका एक पॉइंट मुख्य बिंदु आप गाय के पैर पे लिख दें, गाय के आप यहाँ कंधे पे लिख दें, दूसरे पैर पे लिख दें, पेट पर लिख दें। ऐसे उस पर उसी कलर से लिखना है, ध्यान रखना दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, उसी कलर से आप उस गाय को लिख देना। ठीक, ऐसे आप 100 कलर के 100 क्वेश्चन पे 100 ड्रॉ करें। अब 100 ड्रॉ आपने कर दी, आपकी बुक तैयार हो गई। अब क्या करना है, जब आपको लगता है मैं बहुत थक गया हूँ और थक गया हूँ, तो अब थक गया हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, 5 से 7 मिनट में आप अपनी उस बुक को रिवाइज कर लोगे। आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ गाय, बैल, बकरी, हाथी, झोपड़ी, कार, जो जो आपने ड्राइंग बनी सिर्फ देखना है। आप देखना वो जो पूरी छवि है एग्जाम हॉल में आपको याद आ जाएगी, इस कलर में ये था, गाय के यहाँ पर ऐसा लिखा था, हाथी के सूंड पर ऐसा लिखा था, झोपड़ी के वहाँ पर ऐसा लिखा था। ये पूरा आपको झलकेगा। और ये मतलब मूल बात ये है, सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर आपसे बोले अभी सब्जेक्ट का रिवीजन करो तो शायद घंटों लग जाएंगे रिवीजन करने के लिए, और इसमें क्या रहेगा, लोड भी नहीं रहा और 5-7 मिनट में आपने पूरी बुक को रिवाइज कर लिया। सिर्फ आपको फोटोज़ देखना है, सिर्फ आपको फोटोज़ को सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, इतने में पूरी बुक आपकी रिवाइज हो जाएगी, एक सब्जेक्ट पूरा आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और अब मैंने आपसे बोली छोटी डायरी की बात। अब छोटी डायरी इसलिए बोल रहा था कि छोटी डायरी आप बनाइए, बनाने के बाद जो 5 पॉइंट 7 पॉइंट आपने जिस कलर में वहाँ लिखे थे, बस उसमें वो 5-7 पॉइंट आपको अपनी उस छोटी वाली डायरी में रखना है। और उस छोटी वाली डायरी में 5-7 पॉइंट लिखने के बाद जब आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बस आपको सुबह से लेकर शाम तक उस डायरी को उठाकर, छोटी वाली डायरी को, उस समय में जहाँ हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते वहाँ अपने जेब से निकाली, आज सोमवार है, इस सब्जेक्ट को देखना है। आप पूरा उसको सुबह से लेकर रात तक, इतना समय फालतू का आपको मिल ही रहता है, बस स्टॉप पे खड़े हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, उस समय में आप सुबह से लेकर रात तक एक बार उन पॉइंटों को रिवाइज कर लें। तो ये आपके अंदर जब क्योंकि आत्मविश्वास हमारा खो जाता है, हमें लगता है हम भूल रहे हैं, और ये आत्मविश्वास लाने के आपके बीच में मैं तरीके दे रहा हूँ। तीसरी और मैंने बात आपसे बोली वो ये बोली कि आपको सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहते हैं
कि हम कब तक पढ़ें, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए, थक जाता है दिमाग, और थक जाता है तो हम बाहर जाते हैं। बाहर कहाँ चले जाते हैं? मूवीज़ में चले जाते हैं, क्लिपिंग में चले जाते हैं, रील्स में चले जाते हैं। अब वो 4 घंटे की मेहनत और क्लिपिंग्स और मूवीज़ में चले गए तो 4 घंटे की पूरी मेहनत पूरी ख़त्म हो जाती है। और क्या करें महाराज जी, क्या पढ़ते ही रहें? पढ़ो मत। फिर मैं आपको बहुत अच्छा तरीका दे रहा हूँ खुद का, मैंने खुद ने इसको अप्लाई किया है। आप अपना मोबाइल चालू करो, रिकॉर्डिंग चालू करो, और आप ये मानो 25 लोग बैठे हैं और मैं 25 लोग को पढ़ा रहा हूँ, और अपनी बुक और अपने प्रश्न उत्तर को समझाने की शैली में रिकॉर्ड करो। और जब आपका मूड जब ऐसा लगे कुछ देखना है तो खुद के ही प्रश्न उत्तर अपने यहाँ पर अंदर लगाना है और उसको सुनना है। बड़ा आनंद आएगा अपनी बात को आप अपने आप से सुनोगे तो। आकाश भाई की बात तो सुनते ही हो, कविताएं सुनते ही हो आप, जब मूड खराब हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अब मूड खराब हो जाए या थक जाए तो आप यहाँ वहाँ ना देखकर सिर्फ उसको अगर आप कर लोगे तो वास्तविकता में आपका समय का सदुपयोग भी होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपके शरीर में दर्द है, आप बोलते 10 मिनट तो हमने खराब किया क्लिपिंग में, मूवीज़ में, रील्स में, पर मैं आपसे पूछता हूँ आपके शरीर में अगर दर्द है, उस दर्द को आप क्या करते हो? एक इतनी सी पेन किलर लेते हो आप, इतनी सी पेन किलर वो जो है पूरे शरीर के दर्द को समाप्त कर देती है। तो ध्यान रखना, आप निश्चित मानना छोटा सा वो 10 मिनट भी आपका पूरा उपयोग खत्म कर देगा, पूरा पीछे का पूरा साफ कर देगा। तो हम अपना उपयोग हमारे लक्ष्य की ओर रखें, जहाँ हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी मंजिल है, तो हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य और उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं, पहुँच जाएंगे। ये जो आपको तरीके मैंने छोटी डायरी का, बड़ी डायरी के नोट्स का तरीका बताया, पॉकेट साइज़ का बताया, और साथ साथ में सुनने का आपके लिए बताया कि जब जब आपका मूड ऐसा लगे तो आप सुने, उसी चीज़ को सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि याद करने का आप समय बच्चों को रात का ही हो गया आजकल, कॉलेज के बच्चे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वो जो रात का काल है वो राक्षस काल है। 10 के बाद राक्षस काल चालू होता है। जितने दुनिया के पाप होते हैं 10 के बाद होते हैं। आप वो काल जो राक्षस काल है उसको सोने में लगाएं, प्रातः काल ही पढ़ें। अभी भी एक रिसर्च वर्क आई थी, उस रिसर्च वर्क में यही आया था कि व्यक्ति सुबह से उठता है तो रात तक उसकी हाउस पावर गिने गए थे, तो जितने जितने रात होती जाती है उसका हाउस पावर उतना घटता जाता है। अब लो हाउस पावर में आप काम करेंगे तो कैसे उसका नतीजा आपको समीचीन मिलेगा? नहीं मिलने वाला। तो हम अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। जैसे मुझे तत्वार सूत्र याद है, अभी मुझसे पढ़ाओगे तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए, और 10 मिनट से 12 मिनट में, सुबह आप 4 बजे में 12 मिनट में उस तत्वार सूत्र को कर लूँ। क्या वातावरण शांत, माइंड बिल्कुल फ्रेश, सरस्वती का काल, उस समय पूरे लोग अपने धर्म ध्यान में लगे रहते हैं, उस समय पाप नहीं होता दुनिया का। तो आपका याद करने का काम हमेशा प्रातः काल ही होना चाहिए। 6 घंटे की मेहनत आप 1 घंटे में कर सकते हैं सुबह, या आप मान के चलना। तो आप बच्चों को मोटिवेट करें सुबह उठने के लिए। नई नींद खुलती है तो आप, सबसे अच्छा तरीका है, अगर मान लो कोई 7 बजे उठता है तो उसको 3 बजे मत उठाना कभी। 10-10 मिनट 5-5 मिनट आप उठाते चलोगे तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके 4 पे आ जाएगा, 3:30 पे आ जाएगा। पर कब? जब आप उसको धीरे से ऐसे करोगे, एक साथ अगर करोगे तो 2 दिन में वो हतोत्साहित हो जाएगा और बैठ जाएगा, फिर वो कभी नहीं करेगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। और उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बालक अगर पढ़ने के लिए तैयार है और एकाग्रता नहीं बढ़ रही तो उसको तरीका देना जो बिल्कुल अनुभूत है, त्राटक का। आप त्राटक का तरीका देना, मतलब एक गाय का घी का दीपक लगा के वो खुली आंख से उसको देखे, चश्मे भी उतर जाएगा और पावर भी बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकली होता क्या, जब हम त्राटक करते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे पूरे एक एक ऑर्गन्स पर पहुंचती है। क्योंकि जैसे ही हम स्थिर होंगे तो स्थिर होने के साथ ही, एकदम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, करके देखना, जैसे हम स्थिर होते हैं, स्थिर होते ही क्या होता है, प्रॉपर सांस चलने लगती है। अभी हम उथली सांस लेते हैं तो वो जो सांस है वो पूरी पहुंचती नहीं है, तो हमारी एकाग्रता नहीं बनती। जैसे हम त्राटक करते हैं तो अपने आप पेट अंदर बाहर होगा, और जैसे पेट अंदर बाहर होगा तो प्रॉपर सांस अंदर तक पहुंचेगी, और प्रॉपर अंदर तक पहुंचेगी, और जब यहाँ है प्रत्येक अवयव तक यहाँ तक सांस पहुंचेगी तो जितने डेड्स यहाँ पर पड़ी हमारी कोशिकाएँ, वो पूरी डेड्स कोशिकाएँ जागृत हो जाती है। तो आप त्राटक करें, त्राटक से आपकी बहुत एकाग्रता बढ़ेगी, नींद भी आपकी जो है वो जो आ रही वो समाप्त हो जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका है, आप 8-10 सूर्य नमस्कार कर लें, 2-5 मिनट की कपालभाति कर लें, 5 मिनट, 3-4 मिनट, 7 मिनट का त्राटक कर लें, और फिर आप पढ़ने बैठें। देखें आपकी पढ़ाई में कितना दम आ जाता है, कितना वो हो जाता है। और सबसे अच्छी बात और बता रहा हूँ कि आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ें। अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, एक साथ बिल्कुल नहीं। हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा रेस्ट,
थोड़ा सा रेस्ट दिलाएं उनसे, मतलब सिर्फ वो आंख बंद करके अपने श्वास को ऑब्जर्व कर ले 2-5 सेकंड के लिए, तो थकान कभी भी नहीं आएगी। और एक और तरीका मैं देता हूँ, मतलब यहाँ जैन लोग हों तो अपने मंत्र को ले सकते हैं, लेकिन जो जैन लोग हैं और अगर पावरफुल बनना है तो सबसे अच्छा तरीका ये, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाओ, आंख बंद करके या रगीन में आप पंच परमेष्ठी के मंत्र को लिखना। आप अगर मान लो, नहीं तो ओम भूर जो होता है एक मंत्र होता है, गायत्री मंत्र बोलते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। जो भी मंत्र पे श्रद्धान हो वो है, आप यहाँ लिखेंगे कहाँ, लेकिन कलर वर्ड्स में लिखना है उसको, अलग अलग कलर में कर ले, जैसे पंच परमेष्ठी के सफ़ेद लाल नमोकार मंत्र का होता है, बहुत पावरफुल है ये। इससे इतनी एनर्जी फील होगी आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरी पूरी थकान समाप्त हो गई। और सबसे अच्छा तरीका है ओम के उच्चारण का। आप ओम को सामान्य मत मानना, इस सृष्टि का सबसे पावरफुल यंत्र मंत्र और तंत्र अगर है तो वही ओम। ओम में सब कुछ समाहित है, इसलिए आप ओम का उच्चारण करना, लेकिन ओम का उच्चारण 30-70 ओ को कंठ से और माँ को नाक से 10 सेकंड में वो सिखाने का प्रयास करता हूँ। ओम का उच्चारण, इस उच्चारण को सीखना और करना। बासा वालों को तो पूरा सिखा दिया पूरे 4 महीने में। कैसे करते हैं, मेरी तरफ ऑब्जर्वेशन करना। ओ को कंठ से और माँ को होठ से नहीं, नाक से। इतना आनंद आएगा, एक कर देखें मेरी तरफ पूरी ध्यान से। ओ ये आपने किया, माँ निकला, लेकिन कहाँ से निकला, नाक से निकला। तो ये जो ओम की आपने ध्वनि करी, इससे क्या होगा, शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगी, और जैसे यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचेगी तो आप पावरफुल, ऊर्जावान, एनर्जी वाले अपने आप को महसूस करेंगे। 21 बार 11 बार प्रतिदिन करो, बहुत सारे जीवन में आपके उपलब्धियाँ आती चले जाएगी। और आचार्य भगवान की बहुत अच्छी बात जो मैं हमेशा बच्चों के लिए देता हूँ, पूज्य गुरुदेव की बात, पूरे ग्रंथों का सार, पूरे ग्रंथों का सार आपको दे रहा हूँ। इसमें सब कुछ है जो आज आपको बता रहा हूँ, ये मान के चलना। ये जो आप एक लाइन में पूरा द्वादशांग आ गया, पूरी जिनवाणी आ गई, पूरा भागवत आ गया, पूरी रामायण आ गई, चाहे कुरान ले लो आप, सब आ गया इतनी सी लाइन में पूज्य गुरुदेव की। वो पूज्य गुरुदेव की लाइन आप लोगों के बीच में, मैं बच्चों को हमेशा वो लाइन सुनाता हूँ, और कोई मेरे पास आता है मुझे लिख दो, वैसे तो लिखता नहीं हूँ, बहुत ही रेयर केस में लिखता हूँ तो इसी लाइन को मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जब मूलाचार हमको पढ़ा रहे थे, उस मूलाचार में आचार्य श्री ने ये जो मैं लाइन आपके बीच में रख रहा हूँ, पूरे 2 दिन इस पर वक्तव्य दिया और 1-1 घंटे बोला। बिल्कुल मेरे आंख से तो आंसू आ गए इसको सुनने के साथ ही। तो वो बात आपके बीच में मैं रख रहा हूँ कि गुरुदेव ने क्या वर्ड्स यूज़ किए थे और क्या सब ये साधुओं के लिए बोला, लेकिन साधुओं के लिए नहीं, ये आप लोगों के काम की बात भी है। इसलिए उसको आप अपने जीवन की आइडियल लाइन बनाना। मैंने तो क्या किया था, कुछ समय के लिए मेरे जहाँ मैं बैठता था वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था और उसको देखता रहता था मैं, और उसको देख कर अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता रहता था मैं। तो सुनना बहुत अच्छी बात, जिसमें पूरा जीवन आपका समाहित और समर्पित हो जाएगा। बहुत से लोगों के पास तो वो लाइन लिखी भी होगी, और नहीं लिखी तो अब आप लोग लिख लें। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपना उद्देश्य निहार लें। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपना उद्देश्य निहार लें। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको जो जानना है सो जानो, पर जो आपका लक्ष्य वो जानो, तो ये कार्यकारी है। क्या मतलब, वो चाहे आपका नरेंद्र मोदी जीते कि चाहे वो आपका राहुल गांधी जीते, क्या होगा, उससे क्या होना आएगा। आप वो जानो जो आपका लक्ष्य है। बिना जानने से कोई मतलब नहीं। आप समझो तो सही हम क्या जान रहे हैं। आप जानो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जानो जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बिना मतलब के क्यों जान रहे हो आप। बहुत अच्छी छोटी सी बात रखता हूँ, क्योंकि वो आप लोगों की कहानी हैगी छोटी सी। एक स्टाफ रूम में एक शिक्षक महोदय बैठे हुए थे, और उसी बीच में दूसरे एक शिक्षक महोदय हड़बड़ाते हुए अंदर आए। तो उन्होंने सुनना बहुत ध्यान से, अगर ये गुण आपके अंदर जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगती है छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ा एक उपदेश हम लोगों के लिए दे रही है कहानी। और शिक्षक महोदय आए, और शिक्षक महोदय ने उन्होंने बोले क्यों, आपने उनके विषय में कुछ सुना है क्या, आपने उनके विषय में कुछ सुना है क्या। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोले आप बड़े हड़बड़ाहट हैं बहुत, जो आप बोल रहे हो क्या वहाँ वो बात सच्ची है क्या, आपने क्या खुद देखी जो आप
फलाने जन के लिए आप सुनाने जा रहे, बोले सच्ची तो नहीं है, सच्ची नहीं है। फिर भी अब वो उदास होने लगे। चलो कोई बात नहीं, बात सच्ची नहीं है, आप जो बात बताना चाहो क्या अब अच्छी है क्या? नहीं, वो अच्छी भी नहीं है, आपका मन खराब हो जाएगा। बोले जब वो बात सच्ची नहीं है और जब वो बात अच्छी नहीं है तो आप पीछे क्यों पड़े हो मुझे सुनाने के लिए? क्योंकि मैं हर बात को सुनने के लिए 3 छलनी लगाता हूँ, या तो वो बात सच्ची हो या वो बात अच्छी हो। फिर भी वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तीसरी छलनी में अगर आ गई तो फिर भी सुन लूँगा। क्या वो बात मेरे जीवन में उपयोगी है? नहीं, आपके जीवन का और उपयोग खराब हो जाएगा उससे। तो भैया जो बात सच्ची नहीं, अच्छी नहीं, उपयोगी नहीं, हमें उसको नहीं जानना, हमें उसको नहीं सुनना। तो ध्यान रखना, सच्ची, अच्छी और उपयोगी बात को ही सुनना है हमें, दूसरी बात को नहीं सुनना है। किसको सुनना है? जो बात सच्ची हो, अच्छी हो और उपयोगी हो। सच्ची नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी हो तो सुन लेना, अच्छी नहीं भी हो लेकिन उपयोगी हो तो सुन लेना। पर सच्ची, अच्छी और उपयोगी बात को ही जानेंगे, सुनेंगे तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। हम देख रहे हैं लेकिन क्या देख रहे हैं? इन आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो तो हम देखें ना। क्या क्रिकेट मैच देख के हो जाएगा हमारा कुछ होना? भारत जीते कि पाकिस्तान जीते, समय तो हमने अपना 4 घंटे खराब कर लिया ना। वो देखो जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब जानने, देखने, बोलने, आप बोल रहे हो आपको मिली है जवान, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे हो वो आपके उद्देश्य की पूर्ति वाला है कि नहीं, आपके लक्ष्य की पूर्ति वाला है कि नहीं? अगर वो लक्ष्य की पूर्ति वाला है तो बहुत अच्छी बात है, आप वही बोलो जिससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। अन्यथा उस बोलने से कोई मतलब नहीं है, जिसकी सार्थकता नहीं होगी। तो जानने, देखने, बोलने और फिर उसके बाद सोचने, आप क्या सोच रहे हो? जो भी आप सोच रहे हो वो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है, वो हमारे जीवन के एम को दिलाने वाला है। जो हमने सोच रखा उसको दिलाने वाला। वो सोचो, हम फालतू की बातें सोच रहे हैं, कोई मतलब की बातें नहीं है और उनसे होना भी कुछ नहीं है और कर भी हम कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन वो सब कुछ क्यों सोच रहे हैं? हम वो नहीं सोचें जो हमें नहीं करना है, हमें तो वही सोचना है जो हमें करना है। तो जो सोचे वो, और 5वां करें, बस आप वो करें जो आपका लक्ष्य है। दूसरी चीज़ पीछे आप इधर उधर ना भागें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें पूरा सब कुछ आ गया, इन 5 में सब कुछ आ गया, पूरा जीवन समाहित हो गया। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य निहार लें, लक्ष्य को देख लें कि मैं जो जान रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो क्या मेरे लक्ष्य को दिलाने वाला है? अगर लक्ष्य को दिलाने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लक्ष्य को दिलाने वाला नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है, कोई का प्रयोजन भूत ही हमारे जीवन में काम आएगा। निष्प्रयोजन हम क्यों सोच रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नहीं करें। अंत में इतनी सी बात और बोलकर 5 बातें आपके बीच में दे रहा हूँ। इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेना। सब जगह इन 5 बातों को देता हूँ, बताता हूँ कि अगर ये 5 बातें आपके जीवन में आ गई। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रतिदिन जब आप उठो, फॉलो हो पाएगी? फॉलो हो पाएगी मेरी 5 बातें? बोलो तो हाँ या ना। पवन जी, पवन जी, 2 पवन जी है ना, इसलिए ये 5 बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर फॉलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, उत्कृष्ट बन जाएगा, आप जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हो इन 5 बातों को अगर फॉलो अप कर लोगे। सबसे पहली बात, रोज़ सुबह उठकर 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन क्या करना है? सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इस संसार में जितने जीव हैं सब सुखी रहें, मेरे माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी का गलत ना हो। 1.5-2 मिनट 3 मिनट जितनी आपको मिले, ये सुबह की प्रार्थना आपको करनी है। आपको सुबह रोज इस प्रकार का मेडिटेशन करना ही करना है, एनी हाउ कंडीशन। फिर दूसरी बात आपको क्या करना है? दूसरी बात, जब भी आप रात में सोएं, तो रात में सोते हैं फिर पुनः मेडिटेशन करना है। क्या मेडिटेशन होगा रात का? जब रात में सो तो सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या गलत किया है इसको ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरे माध्यम से क्या गलती हुई है, और इस गलती से आपको सीखना है। क्या सीखना है? उसको आपको अनुभव करना है। मैंने गलती करी तो मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या और मेरे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे गुरु पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ उसको बैड क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको सोचना है। आप ध्यान रखना, खुद का मोटिवेशन बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जब आप सोच लोगे अपने आप दूर हो जाओगे कि मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन इसके कारण ये मुझे भुगतना पड़ेगा। तो वो अगर आप थोड़ा सोच लोगे तो धीरे धीरे आपकी वो गलत आदतें आप जीवन से निकलती चले जाएगी, ये निश्चित रूप से आप मान के चलना। तीसरी बात कि हमेशा ध्यान रखना, मेरा धन किसी
कि बदुआ लेकर नहीं हो। जो मेरे पास जो पैसा आ रहा है, मेरे पास जो संपदा आ रही है, वो संपदा किसी को दुखित कर कर, पीड़ा डालकर, कष्ट देकर वो संपदा ना हो। मेरा धन सात्विक हो, क्योंकि अगर मैंने किसी की बद्दुआ के साथ धन लिया, वो धन कभी भी मुझे फलेगा नहीं। जब भी आप वो धन ले तो रहे हो, वो धन आपको सुखी नहीं बनाएगा। तो धन हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। सात्विक भले ही ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को पीड़ा देखकर वो धन कभी नहीं लेना। ये तीसरी बात। और चौथी बात, आज बहुत मतलब ज़रूरी है ये, और इसको करना भी चाहिए आपको फॉलो, कि आप जब भोजन करो तो कम से कम जितनी देर आप भोजन कर रहे हो उतनी देर मोबाइल, टीवी, मूवीज सब कुछ ऑफ। भोजन यानी भोजन शुद्ध वर्गणाओं के साथ, सात्विक भावनाओं के साथ भोजन करना, तब कहीं जाके उस शरीर में वो भोजन लगेगा। आप जब भोजन करो तो सबको विराम देकर, पूरे एकाग्रता के साथ, पूरी एनर्जी को फील करते हुए, पूरी ऊर्जा को देते हुए भोजन करना। उस भोजन के समय मोबाइल कोई काम नहीं, सब काम को छोड़ देना। और पांचवा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, इसको करना ही करना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। जब जब आपको समय मिले, खाली समय मिले, बिल्कुल जादू की चीज़ दे रहा हूँ आपको मैं, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। आपके जीवन में ये कहना चाहिए डिप्रेशन सब समाप्त हो जाएगा, और जो चाहते वो सब मिलने लग जाएगा। पांचवा बिंदु अगर आपने मेरा मान लिया तो, जब मैं, और तब बोल रहा हूँ जब खाली रहो। जब आप मान लीजिए बासा से दमोह से, भैया आशीष भाई, जब आप दमोह से बासा जा रहे हो, यहाँ मतलब अपने विद्यालय आ रहे हो, तब बोल रहा हूँ। खाली समय में इसका पांचवी बात का प्रयोग करना और देखना, महीने भर करके देखना, महीने भर बाद मेरे पास आना, फिर बताना क्या आपको लगा। 4 मंत्र दे रहा हूँ उस खाली समय में उपयोग करने का। 4 मंत्र आपको दे रहा हूँ, उस खाली समय प्रयोग करना, वो बार बार रिवाइज करना। 4 मंत्र बहुत ध्यान से सुनना। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो, रिपीट करो। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बस जब जब समय मिले इन 4 मंत्रों का उच्चारण करते रहना। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सच में ये चारों चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी। सब चाहते हैं सुखी रहना, सब चाहते हैं शक्तिशाली बनना, सब चाहते हैं शांति, सब चाहते हैं अपने जीवन को पवित्र बनाना। बन जाओगे, बनोगे जब बार बार रिवाइज करोगे, जब बार बार उसका चिंतन करोगे, जब बार बार उसी में लग जाओगे, तो निश्चित वैसा आप बन जाओगे। इन 4 मंत्रों को जब जब समय मिले, खाली समय मिले, इनको जपना। ये महामंत्र है, ये आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देंगे। और हम चाहते ही आपका जीवन बहुत अच्छा बने और आपके जीवन को अच्छा बना। अब बात तो और आगे करनी थी, लेकिन समय हो गया, क्योंकि हमने बिंदु बनाया था कि रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो और गाना हो तो अच्छाई के गुण गाओ। अब ये बिंदु हमारे 3 रह गए और हमारा समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इन बिंदुओं को अगर आपका पुण्य रहा तो हो सकता है आगे कभी ऐसा रहा तो इन 3 बिंदुओं को आने वाले समय में पूरा कर देंगे। इतने रखते बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सत। और हमारी पूरी विश्वविद्यालय की फैकल्टी